हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तुषार भारत दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि मैं हर संडे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव करता हूं जिसमें कि मैं ऐसे शख्स को बुलाता हूं जिन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। इन्होंने पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव किया होगा, या ट्रेनिंग में कुछ क्रिएटिव किया होगा, या नहीं तो फिर सीएस बनने के बाद कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया होगा। लेकिन वो सब स्ट्रगल होने के बाद आज वो ऐसे मुकाम पर है, आज ऐसे जगह पर वो अपने आप को काबिज करके रखे है जहाँ पे उनको बहुत अच्छी इज्जत मिल रही है। उन्होंने बहुत ऊंचा नाम किया हमारे प्रोफेशन का, और अपना भी नाम काफी ऊंचा किया है। और इसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे सीएस अजिंक्य जैन से। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा अजिंक्य का। अजिंक्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। यस, सो अजिंक्य के बारे में मैं बता दूं आपको वैसे तो कि अजिंक्य बिलोंग्स टू नागपुर, और नागपुर से इन्होंने स्टार्ट किया अपनी सीएस की जर्नी। पढ़ाई भी वहीं पे की और ट्रेनिंग भी वहीं पे की। उसके बाद आज अजिंक्य है मुंबई में। तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनसे ही सुने कि उनकी जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले अजिंक्य बताए अपने बारे में, पहले तो कुछ छोटा बता, और फिर हम लोग और बातें आगे करेंगे। तो पहले तो बता दे आप अभी कहाँ हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल। अभी मैं फार्म इजी करके एक कंपनी है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, और अभी काफी एड एंड ऑल सब आता है वैसे तो उसमें। हाँ। तो फार्मा कंपनी में वहाँ एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ, और दैट्स इट। आई मीन बेसिकली करेंटली वर्किंग हियर इन मुंबई। परफेक्ट। सो मुझे बताओ एक बार कि आपकी पढ़ाई का कैसा था। मतलब जब आप पढ़ाई शुरू किए होंगे तो आई गेस 2009-10 के आसपास स्टार्ट किया होगा आपने पढ़ाई। पर आपकी जर्नी बताइए कि आप फाउंडेशन से आए थे कि एग्जीक्यूटिव में डायरेक्टली आपने बीकॉम से एंट्री की थी, और कैसी जर्नी थी एग्जीक्यूटिव, या मतलब एक अटेम्प्ट में पास हुए, ऑल इंडिया रैंकर का भी आए थे, तो कैसी थी आपकी जर्नी पढ़ाई की। नहीं, ऑल इंडिया रैंकर तो कभी नहीं आ पाया मैं। लाइक आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट। सो इनफैक्ट मेरा स्टडी बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट था। सो मैं 10th तक के मराठी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। सो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम में किया। इवेंचुअली एक दोस्त जा रहा था सीएस करने के लिए, चलो मैं बोला चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। सो इट वाज नॉट बाय चॉइस। सो ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैं गया। मैं बोला चलो कुछ तो करते हैं लाइफ में, डिफरेंट सा चैलेंज लेते हैं। सीएस में गया, यस डेफिनेटली। जब देखा कि यहाँ तो सब लैंग्वेज का चैलेंज आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, यहाँ पे काफी चीजें अलग अलग हुई थी वहां पे। फाइनेंशियली इवन आई वाज नॉट फाइनेंशियली साउंड एट दैट टाइम। सो 10 बाय 10 की खोली में भी स्टडी करना था। और 10 बाय 10 की खोली आपकी थी कि आपका घर 10 बाय 10 में था। पूरा पूरा घर ही 10 बाय 10 खोली में था। मॉम डैड मैं सब 10 बाय 10 की खोली में रहते थे। क्या स्टडी बात है। भी मतलब वहीं पे मुझे करते लगता है थे। कि मैं आपको थोड़ा रुकूंगा यहाँ पे। मुझे लगता है यही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि आज लॉकडाउन की स्थिति में लोग घर पर है और लोगों के बहुत सारे इश्यूज है। मैं जानता हूँ इश्यूज होता है, पर कहीं ना कहीं इश्यूज से भी हम लोग को मोटिवेशन लेना चाहिए। तो एक अपने में मोटिवेशन है कि आप तो कुछ समय के लिए नहीं, मुझे लगता है आपने बहुत समय ऐसे घर में बिताया है, और उसमें भी आपने पढ़ाई करी हुई है। मतलब तो ये अपने आप ऑलमोस्ट में बहुत 25 years आई वाज देयर। ओके। उसके बाद धीरे धीरे फिर फिनेंशियली चीजें सुधरती गई। पढ़ाई में भी धीरे धीरे बढ़ते गया। पढ़ाई में काफी चैलेंज आया। पढ़ाई के टाइम पे इंग्लिश, मराठी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम जंप करके वहां से सब लर्न करना, वहां से सब समझना। वर्ड्स डिफरेंट, हमारे इसमें जैसे लैटिन वर्ड्स भी काफी यूज होते हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन जानना, कैसे लिखना, पेपर कैसे देखना, क्वेश्चंस कैसे समझना, उसके आंसर्स कैसे लिखना, ये सारी चीजें थ्रू आउट द जर्नी हुई है। एवरेज स्टूडेंट था तो वन स्ट्रोक में निकलना थोड़ा चैलेंजेबल था। अच्छा। हाउएवर फर्स्ट इसमें जब मेरा फर्स्ट ग्रुप निकला, एग्जीक्यूटिव में डायरेक्टली जंप किया था मैंने बीकॉम के बाद। तो बीकॉम से सो आए थे, राइट, फर्स्ट, ठीक है। हाँ। हाँ, सो दोनों ग्रुप एक साथ देने का ट्राई किया, दोनों ग्रुप एग्जाम दोनों दिया। ओके। फॉर्चुनेटली एक ग्रुप निकला एंड अनफॉर्चुनेटली एक ग्रुप रह गया, बट नॉनदलेस मेरा हैप्पीनेस वहीं से स्टार्ट हो गया कि यस आई कैन डू दिस थिंग। मैं पास हो सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एंड इवेंचुअली फिर एग्जाम देते गया, पास होते गया, फिर फाइनल में आया हमारे यहाँ पे। अभी शायद सिनेरियो चेंज है, अभी गैप्स भी होती है एग्जाम में आई बिलीव। हाँ, अभी तो पहले एक साल से एग्जाम में गैप भी आने लगी। पहले तो गैप मैंने भी जब पढ़ाता था, आप भी जब पढ़ते तब बैक टू बैक एग्जाम होती नहीं थी। थे। राइट राइट। करेक्ट करेक्ट। सो 8 पेपर्स एक साथ वो भी ट्राई किए मैंने। उसमें अनफॉर्चुनेटली 8 के 8 पेपर में नहीं निकल पाया। अच्छा। देन मैंने फिर से 8 पेपर दिए। 8 पेपर में से 4 पेपर निकले, एवरेजली मार्क्स आए। बट नेक्स्ट टाइम जब मैंने पेपर दिया तो काफी अच्छे मार्क्स आए, 79, 80, 85 के आसपास सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स लाए। दैट मोमेंट आई हैव स्टार्टेड माय करियर, माय पैशन एंड एवरीथिंग। सो डिसाइड कर लिया कि यस आई कैन डू एवरीथिंग। सो ये जो आपने बोली, इसमें मुझे एक बात अच्छी लगी समझ सुनने में, कि क्योंकि मैं जानता हूं कि आज भी सीएस में या सीए में जो बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे इसलिए आते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है, तो मैं भी कर लेता हूं।
तो बट उसको बाद में फिर अपने इंटरेस्ट पे तब्दील किया, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो सीएस बनना या सीए बनना पॉसिबल नहीं है। yes definitely भले भले because भले आप गलती से एंटर हो भी गए हो, दैट्स ओके, बट देन उसको आगे कम से कम अपना सब कुछ मानिए, तो वो जरूरी है। तो जो जैसे आपने उसको सब कुछ माना, सीएस बनना ही है, वो ड्रीम लेके चले, तो उसके वजह से यहाँ पे फ्रूट्स मिले आपको। yes हाँ, इवेंचुअली मुझे उसमें इंटरेस्ट आना चालू हो गया था और बाद में पता चला कि नहीं, दिस इज माय कप ऑफ टी एंड आई कैन डू समथिंग बेटर। इंटरेस्ट डेवलप होते गया, नाउ इट्स लाइक अ पैशन। अभी न्यू एक्ट आता है, न्यू सेक्शंस आते हैं, उसके ऊपर जीस्ट लिखना, उसका प्रिपरेशन करना और काफी चीजें करता हूँ उसके ऊपर। तो अभी इट्स लाइक माय सेकंड लव। क्या बात। सो वो सीएस इज लाइक ब्रेड बटर से लेके लैविश लाइफ तक के उसने मुझे पहुंचाने का काम किया। क्या बात। तो मतलब ये सब मुझे लगता है 6-7 साल में हुआ होगा। अप्रॉक्स 6 years। यस 6 years। अच्छा मुझे बताइए, पढ़ाई तो आपने बता दी, लेकिन ट्रेनिंग का कैसा रहा? ट्रेनिंग कहाँ पे की थी, या ट्रेनिंग का क्या रोल है मतलब आपके करियर में, जो आप जहाँ पे भी आज मौजूद हो उसका, उस पे ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सबसे पहले जहां पे भी, जैसे भी, जो भी जगह पे ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी मिले, करना चाहिए। बिकॉज ट्रेनिंग एक ऐसा वे है जहां पे आपको प्रैक्टिकलिटी से अप्रोच करने मिलता है। जो हम बुक्स में रीड करते हैं, उसको रीड करने के बाद उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, कंपनीज में वर्क कैसे होगा, और वो सारी चीजें वहां से सीखने मिलती है। यस, समहाउ कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज हर मेंबर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज का और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज होता है। तो नॉनदलेस जो जहां आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वहां पे आपने जाना चाहिए। मैंने मेरी ट्रेनिंग नागपुर से स्टार्ट किया था। काफी सीनियर मेंबर थे, हाउएवर मेरा वर्क बहुत लिमिटेड था वहां पे सीखने के लिए। मुझे थोड़ा क्लरिकल वर्क भी करना पड़ता था, जैसे कंप्यूटर्स में बेसिक एक्सेल पे काम करना या फिर वर्ड फाइल पे काम करना, बहुत बेसिक बेसिक चीजें, प्रिंट्स लेना, और ये सारी चीजें भी सीखने मिली। नॉनदलेस दिस इज दी की एक्सपीरियंस था मेरा उस टाइम पे, कि मैं वहां से लर्न करके निकला कि अच्छा, दिस आल्सो हेल्प्स मी अ लॉट इन फ्यूचर समहाउ। सो आई थिंक ट्रेनिंग विल बी द बेस्ट पार्ट जो लोगों ने करना चाहिए, सबसे पहले उसको करना चाहिए। और नॉनदलेस प्रैक्टिसिंग सीएस के पास करो या एम्प्लॉयमेंट पे, चॉइसेस आपको स्टूडेंट्स का होना चाहिए उनके बेस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। नहीं, ये आपने मुझे लगता है पहले आंसर दे दिया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन वही था नेक्स्ट वाला कि छोटे शहर से करना कि बड़े शहर से करना, पीसीएस के पास करना कि कंपनी में करना। बट आपने पहले बोल दिया कि जहां भी कर रहे हो डेडिकेशन के साथ करो, और जो भी काम आ रहा है वो करो। डेफिनेटली बड़े शहर और छोटे शहर में यस डिफरेंसेस होते हैं। बड़े शहर में आपको एक्सपीरियंसेस काफी मिलता है, इंडस्ट्रीज काफी हमें देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स वहां से हमें सीखने मिलते हैं। हमारा वर्किंग बहुत डिफरेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पे इम्प्रूव होता है, मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर। हाउएवर ऐसा नहीं है कि छोटे जगह से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मेरा भी टियर 2 सिटी से ही ट्रेनिंग हुआ है, बट यस डेफिनेटली वन कैन गो अहेड विद द दिस थिंग्स। सो आई थिंक एवरीबॉडी शुड ट्राई फॉर। यस नहीं, बट ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। और जहां भी करो, मतलब इवन यू कैन गेट अ स्कैनिंग वर्क, आपको हो सकता है पेपर स्कैन करना पड़े स्टार्टिंग में, वहां से मतलब जो भी काम आ रहा है, मुझे लगता है हर चीज में कुछ ना कुछ लर्निंग है, तो वो जरूरी है बहुत ट्रेनिंग। बिल्कुल। अबाजी जी मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ कि तुम जब नागपुर में थे तो यू स्टार्टेड जॉब इन गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी कंपनी थी, मुझे जहां तक याद है, वहां पे तुमने स्टार्ट किया था, शुगर की कंपनी थी, शुगर मैन्युफैक्चरिंग। वहां से जब स्टार्ट किया, फिर बाद में जब मैं तुमको फॉलो करता था, हम लोग बात करते रहते हैं, तो फिर तुमने स्टार्ट किया, उसके बाद यू वेंट टू मर्चेंट बैंकिंग फर्म, उसके बाद तुमने फ्यूचर जनरली में काम किया, उसके बाद तुमने स्टार्ट किया काम अभी फार्म इजी में। सो पहले शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके बाद मर्चेंट बैंकिंग, उसके बाद यू कैन से इंश्योरेंस सेक्टर, और अब फार्मा। तो ये तो यार सीएस तो बोलता है सर हमको तो कंपनी लॉ आता है, तो ये तो आपने पूरा रॉन्ग साबित कर दिया। तो इसके बाद थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दो सबको कि क्या कितना इंपॉर्टेंट है सारे लॉ पढ़ना, और उसकी वैल्यू आती है कि नहीं आती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप कंपनी लॉ को ज्यादा देख तो रहे होंगे, लेकिन कंपनी लॉ के अलावा भी आपके पास बहुत सारे लॉज इंपॉर्टेंट है जो आप फॉलो कर रहे हो। यस एक्चुअली ये डाइवर्सिफिकेशन मैंने इसलिए ट्राई किया था बिकॉज सीएस तो मेरा कोर सब्जेक्ट था ही। सीएस मींस कंपनी लॉ में तो मेरा कोर सब्जेक्ट था, कंपनी लॉ बेस पे सारा करना है, वो तो मेरा कोर था ही। हाउएवर मेरा ऐसा था कि आई वांट टू लर्न समथिंग डिफरेंट, जो इंडस्ट्री में मैं स्विच करते गया। जैसे मैंने गंगाखेड़ शुगर एनर्जी में जो शुगर एंड पावर एनर्जी कंपनी थी, वहां पे अपार्ट फ्रॉम सीएस डिफरेंट लॉज अटैच थे, जिसका मुझे कंप्लायंसेस करना पड़ता था, रिपोर्टिंग्स था, डिफरेंट सिनेरियो थे वहां पे, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स डिफरेंट थे। व्हेन आई मूव टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, सेबी लॉ
ICDRA, other listing regulations, RBI regulations. So the thing of law will change, और you can say कंपनी लॉ के साथ साथ एंसिलरी आपको इस पे भी फोकस करना पड़ता है. सो कंपनी लॉ तो है ही, उसके अलावा ये लॉ भी मुझे वहां पे सीखने मिला. देन मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जंप किया, वहां पे IRDA करके रेगुलेशंस है, उनके IRDA बेस पे कंपनी चलती है. यस, वहां पे प्रेफरेंस थोड़ा कंपनी लॉ का कम होता है, उसके ऊपर ओवर रूल्ड करता है IRDA, या फिर आप बोल सकते हो कि मेजर पावर आप IRDA को देना पड़ता है, देन कंपनी लॉ को देना पड़ता है. Eventually I moved to pharma industry, pharma e-commerce industry you can say so. So वहाँ पे भी FDA रेगुलेशन है, फूड एंड ड्रग्स एक्ट है, वहाँ पे मैं फूड एंड ड्रग्स के एक्ट के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ. सो यस, मूव था, डाइवर्सिफिकेशन था, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स थे, चैलेंजेस वहाँ पे आए मुझे. हाउएवर इट इज लाइक टास्क. मुझे ऐसा लगता था कि यस, आई विल अचीव दैट, आई विल डू दैट समथिंग डिफरेंट इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सो मेरा एक हमेशा से रहता था कि मैं अगर इंडस्ट्री मेरी गलती से या फिर फॉर्चुनेटली या फिर बाय लक बाय चांस स्विच करता हूँ, सो वहां पे मैं एक एक्सेल शीट डेवलप करता था जिसमें मैं पूरे इंडस्ट्री के रेगुलेशंस को जिस्ट बनाना, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स का टेम्पलेट्स डेवलप करना, और फिर बेस्ड ऑन दैट मेरा एक डेटा बैंक बनाना जिसके बेसिस पे मैं लॉ जल्दी से कोप अप कर पाऊँ. सो काफी चैलेंजेस थे, बट इट इज इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली इट इज इंटरेस्टिंग. कंपनी लॉ तो है ही है, बट ये एक्ट की वजह से आपका यस मॉनेटरी टर्म्स में भी काफी ग्रोथ होता है. तो ये तो बच्चों को लगता है कि सर हमको ये क्यों जनरल लॉ पढ़ा रहे हैं, लेबर लॉस पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब इंपॉर्टेंस आगे जाके आते ही है. और मैं तो बोलूंगा कि आपका सिर्फ करियर अभी 6 साल का ही है, मतलब तो 6 साल के आगे अगर आप और 15-20 साल देंगे तो डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि 50-60 और सेक्टर्स में काम हो सकता है. मतलब जो बच्चों को लगता है कि सिर्फ कंपनी लॉ में काम होता है, तो वो आपने प्रूव कर दिया कि नहीं, कंपनी लॉ के अलावा भी बहुत जगह काम हो सकता है, वो भी आपके करियर के मुताबिक, क्योंकि आपका जो अभी 6-7 साल का स्पैन है उसमें ये आपने 4-5 सेक्टर्स देख लिए अब तक के. तो डेफिनेटली मैं तो बच्चों को ये बोलूंगा कि आप पेशेंस रखिए, इतने ज्यादा सेक्टर से इतनी ज्यादा जगहों पे काम हो सकता है, इसकी कोई हद नहीं है. तो ये भी बहुत काबिल तारीफ बात है कि 3 से 4 सेक्टर में काम करना. तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, और जो भी सब्जेक्ट मिला है आपको पढ़ने के लिए वो पढ़ना सबको जरूरी है, और उतने इंपॉर्टेंट से पढ़ना है. जितना इंपॉर्टेंट कंपनी लॉ है उतना इंपॉर्टेंट सेबी भी है, उतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक लेबर लॉज है, उतना इंपॉर्टेंट जनरल लॉज है. यू नेवर नो. और हमारे तो आजकल, अजिंक्य आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अभी प्रोफेशनल में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आ गए. तो बच्चों को ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाता है कि बच्चा चूज कर सकता है कि वो चाहे तो इंसॉल्वेंसी ले सकता है, क्योंकि आपके समय तो इंसॉल्वेंसी था भी नहीं अलग से सब्जेक्ट, वो 2016 में आया. बट अब तो इंसॉल्वेंसी है, रजिस्टर वैल्यूअर है, या फिर IRDA है, बैंकिंग रेगुलेशन. तो आप बैंकिंग में भी जॉब, मतलब कितने एवेन्यूज खोल सकते हैं अगर एक ढंग से पढ़ाई की जाए तो. सो बहुत अच्छी बात है. अब सबसे मेन चीज, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुमने स्टार्ट किया था मुंबई, नागपुर में, तो योर सैलरी वाज अराउंड 15-16,000, कुछ 2.5 लाख का पैकेज था. जब तुमने मुझे पहली बार बताया था सर मुझे गंगाखेड़ में जॉब लगा है और अराउंड सैलरी 2.5 लाख के आसपास की है और 15-16 हजार मिलेंगे हाथ में, तो सर शुड आई डू? तो मैंने बोला बिल्कुल करो, स्टार्ट तो करना चाहिए. और वहां से लेकर अब थोड़ा बताएंगे लोगों को कि क्या सैलरी होगी, क्योंकि क्या है कि 2014 में अगर किसी को 15,000 मिल रहे होंगे, तो एक जो नॉर्मल लोगों का मेंटालिटी होती कि हाँ यार हर साल 10% 20% ग्रोथ हुआ होगा, तो ऐसा करके 30-40,000 तक आप पहुंचे होंगे आज. तो आई वांट यू टू काइंडली टेल ऑल द ऑडियंसेस कि कैसा रहा आपका सफर ये 6 साल का इन द टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि एंड ऑफ द पैसा इंपॉर्टेंट है जी. हाँ, एट द एंड ऑफ पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरा जो हमेशा से डेडिकेशन रहा है कि आई वांट टू डू समथिंग बिगर. सो मुझे लाइविश लाइफ जीना था, मुझे वो पैसा देखना था, मुझे सारी चीजें करना था. 10x10 के रूम से 10x10 का वॉशरूम तक के जाना था. सो आई वांट टू डू दैट. वो मेरा एक हंगर था, वो मेरा एक अजाइलनेस था, वो क्विकनेस था जो मुझे ये सब चीजों के लिए पुश करता था. यस, मैंने जब स्टार्ट किया था तो 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी थी, अप्रॉक्स 2,50,000 में एनुअल विड्रॉ करता था. एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years मैं एनुअल 2.5 से लेके मंथली 2.5 पे जंप किया, एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट मंथली सैलरी ग्रोथ होते गया. सो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट मेरा हंगर उतना स्ट्रांग था कि मेरा सैलरी का ग्रोथ उस प्रकार से बढ़ते गया धीरे धीरे. यस, 15,000 से लेके 2,50,000 साल से लेके 2,50,000 महीना, 2,50,000 से आगे 2 कंपनियां और स्विच और बोनसेस. और यस ऑफ कोर्स नाउ आई एम इन अ सिचुएशन के जहां मुझे ESOPs भी मिलते हैं, वो यूनिट भी मिलता है, कंपनी का की एम्प्लॉय भी रिकॉग्नाइज किया जाता है. क्या बात. तो वो बोलते हैं ना कि लड़कियों से एज नहीं पूछते और लड़कों से सैलरी नहीं पूछते, तो मैं नहीं पूछूंगा तुम्हारी एग्जैक्ट सैलरी, लेकिन मुझे लगता है कि समझने वाले समझ गए होंगे कि तुम आप कहां तक पहुंच चुके हो और क्या
बोलते हैं ना ऊंचाई और अभी और हासिल करने की टाइम बाकी है, अभी तो खैर शुरू किया आपने, ठीक है। सो अब तो और वो तो एक मुझे शेर भी याद आ रहा है, मैं चाहूंगा यहाँ पे बोलना कि जिंदगी की असली उड़ान भी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान भी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान भी बाकी है। अभी हासिल किया आपने मुट्ठी भर सफलता, अभी तो सारा जहां बाकी है। तो अब ये तो आपने जो हासिल किया वो तो एक मुट्ठी भर सफलता है। अब जैसे से और 6 साल की जगह 10 और 15 साल निकलेंगे, आई एम वेरी मच श्योर कि आपके और ग्रोथ अच्छी होगी, राइट। सो वेरी गुड, मतलब ये बहुत अच्छी एक प्रोसेस है या प्रोग्रेस है, मैं बोल सकता हूँ। अब मेन आते इस बात पे कि क्योंकि यू सेड कि यू बिलोंग टू नागपुर एंड दैट टू आल्सो टियर 3 सिटी, छोटे शहर, मराठी मीडियम, ये सब से लेकर फिर मुंबई जाना और मुंबई में रहना और मुंबई में सर्वाइव करना। सो ये अडेप्टेबिलिटी कैसे, क्योंकि मेरे जितने भी बच्चे और मैं जानता हूँ जितने भी बच्चे देखते वीडियोस या वो सब बिलोंग करते हैं मेजरली छोटे शहरों से, कोई नासिक से, कोई नागपुर से, कोई भोपाल से, कोई कानपुर से। तो नॉर्मली एवरीवन डजंट बिलोंग टू मुंबई, पुणे और हैदराबाद, एंड देयर आर मेनी पीपल हु इवन बिलोंग टू द विलेजेस। सो क्या एक विलेज से निकल के मुंबई जाना या दिल्ली जाना पॉसिबल है? डेफिनेटली एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी से टीयर 1 सिटी में आने में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वहां पे आपका ग्रोथ, आपका पर्सनालिटी ग्रोथ, एवरी एस्पेक्ट विल चेंज, योर विजन टुवर्ड्स योर लाइफ विल चेंज। द थिंग इज दैट आप जब मूव कर रहे हो टीयर 3 टीयर 2 सिटी से टीयर 1 सिटी में, काफी हर्डल्स आएंगे, काफी पाथवे में चैलेंजेस आएंगे, बट यस नॉनदलेस फेल्यूर काफी आएंगे और उसको फेस करके आगे बढ़ने में थोड़ा चैलेंज आएगा, बट यस लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर दैट। सो यस चैलेंज मुझे आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई सेड कि मैं मराठी मीडियम से था, फिर इंग्लिश मीडियम जस्ट स्विच किया, उसमें मुझे चैलेंज आया, मैंने उसको लर्न किया, मैंने समझा और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई। सो जैसे ही मैं टीयर 2 से टीयर 1 सिटी में आया तो सबसे पहला मेरा जो चैलेंज था थॉट प्रोसेस। ओके। सो हमारा थॉट प्रोसेस टीयर 2 टीयर 3 सिटी में ऐसा होता है कि मेरा लिमिटेशन इज लाइक कंपनीज एक्ट पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है मैं प्रोसेस में देखता हूँ, बट वो सेक्शन के अंदर फ्यूचर में आने वाले कितने हर्डल्स मेरे कंपनी को हो सकते हैं और उसके क्या प्रॉब्लम्स हो गए और उसके सॉल्यूशंस कितने हो गए और कितने अल्टरनेटिव्स में ढूंढ सकता हूँ, यहाँ तक का जो गैप है वही टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आता है। सो हमारा थॉट प्रोसेस बहुत लिमिटेड हो जाता है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। टीयर 1 सिटीज में लोग फ्यूचर का सोचते हैं। अगर मुझे 186 सेक्शन के ऊपर पर्टिकुलरली अगर कुछ देखना है तो मैं बोलूंगा भाई 186 सेक्शन है, पर्टिकुलर टास्क बोलता है, आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर कर सकते हो, पैसा लोन दे सकते हो, दैट्स इट। जो सेक्शंस में लिखा है, रूल्स में लिखा है, आप उसके बेसिस पे जाओगे। बट 186 मुझे अप्लीकेबल होगा, अभी नहीं हो रहा है तो कल होगा, कल होगा तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इम्प्लीकेशंस होना है तो अकाउंट्स टीम के साथ हमारे मैनेजमेंट के साथ क्या डिस्कशन होगा। तो प्री प्रिपरेशन एक जो होता है थॉट प्रोसेस में, ये टीयर 1 सिटीज में आपको मेजरली सीखना है। जैसे आपने एग्जांपल लिया तो वो तो कंपनी एक्ट हो गया, लेकिन अगर आप बोरो कर रहे हो किसी और सिटी से या और कंट्री से तो वहां पे एफडीआई रूल भी एप्लीकेबल हो गया, तो वो भी देखना पड़ जाएगा, फेमा देखना पड़ जाएगा, आईआरडी क्या बोल रहा है। सो सिर्फ कंपनी एक्ट तक के हम कुएं का मेंढक बन के रह सकते नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। काफी है, यानी जैसे आपने जैसे बताया कि एफडीआई देख रहे हो तो अगर पैसा आ रहा है तो पैसा कैसे आ रहा है, तो मुझे एफसीजीपीआर फॉर्म फाइल करना है, उसके रिलेटेड मुझे बैंकर से बात करना है, मुझे प्री प्रिपरेशन में अग्रीमेंट्स बनाने हैं, मुझे वैलिडेट करना है, अपोस्टाइल करना है फॉरेन कंट्री के साथ, उसके बाद फिर उसका रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग करने के बाद फंड आया नहीं आया वो रेमिटर बैंक देखना है। सो एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स आर देयर। बट अगर हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहते हैं तो ये एस्पेक्ट्स हम जब हमें हमारे सामने आते हैं तब करते हैं, बट टीयर 1 सिटीज में ये एस्पेक्ट्स वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं, तो उनका टाइम सेव होता है, उनका अजाइलनेस होता है। सेकेंड मेजर थिंग मैं जो बोलना चाहता हूँ वो है सॉफ्ट स्किल जो मेजरली लैक होते हैं मेंबर्स में। एंड गैप हमारा बेसिकली जैसे एक्सेल पे वर्क करना हमें चैलेंजेबल होता है, वर्ड फाइल में हमें प्रॉपरली लिखना चैलेंजिंग जाता है, बेसिक चीजों में हमें चैलेंजेस आते हैं। लाइक अगर आप देखा जाए तो कम्युनिकेशन इज द मेन सोर्स फॉर कनेक्टिंग एनीबॉडी, सो मेल ड्राफ्टिंग इज द मेजर चैलेंज। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, हाउएवर व्हेन यू राइट दी मेल, आपको वो मेल में कितने पोलाइटली कितने स्मूथली आगे वाले को कन्वे करना है, वो लैंग्वेज पे भी आपको फोकस करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी अदर स्किल्स भी आपको सपोर्ट करती है, प्रेजेंटेशन देना है, बाकी सारी चीजों पे फोकस करना, वो सब चीजें। सो चैलेंजेस आते हैं नॉनदलेस, बट फेलियर समझ के एक एक स्टेज बढ़ा के एक्सपीरियंस बना लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ग्रेट ग्रेट, नहीं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कई लोग अब और इसको इट विल टेक एज इंस्पिरेशन, और वो लोग भी क्योंकि डरते हैं कि मैं कैसे, क्योंकि हमारे सीएस में कॉलेज भी नहीं होता कि भैया कोई ट्रेनिंग प्रैक्टिकल हो जाए या फिर कुछ मॉक हो जाए, तो एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग
जो हम लोग बात की थी पहले वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बस कॉन्फिडेंस, सॉफ्ट स्किल। और मैं बोलना भी चाहूंगा हर बच्चों को यहाँ पे कि आप ये वीडियो देखते हो, ये मैंने इनिशिएटिव शुरू इसलिए किया कि जो हमारा टाइम चल रहा है क्वारंटाइन का या फिर कोरोना पैंडेमिक का, तो वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम। तो वैसे ही जैसे अजिंक्य ने बताया कि आप में से कई लोग कुछ सॉफ्ट स्किल के कोर्स कर सकते हो। कोर्स भी क्या करना है, यूट्यूब पे जस्ट टाइप करो, हर चीज मिल जाएगी। तो ये टाइम को सिर्फ पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि एंड ऑफ द एग्जाम पास करनी है, लेकिन एग्जाम पास करके फिर ऐसा ना हो कि सीएस तो बन जाओ, लेकिन एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने बोला एमडी ने, तो उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 12 डायरेक्टर्स। और खुदा ना खास्ता अगर आपको एजीएम लेने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे लेंगे, क्योंकि वहां पे तो शायद 50-100 के ऊपर शेयर होल्डर बैठे रहेंगे, कई सारे स्टेक होल्डर आते हैं। सो स्पीकिंग होना अच्छे, और स्पीकिंग तब होगी करोगे आप जब सॉफ्ट स्किल अच्छी होगी। तो मैं तो बोलना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि जितने बच्चे अब टाइम स्पेंड कर रहे हैं घर पे, ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीजें करो, लेकिन एक हाफ एन आवर भी डेली निकाल लिया टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। एक्सेल सीख लो, एक्सेल भी शायद आप अजिंक्य बता पाएंगे कि एक्सेल का भी काम आता ही होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, राइट? कुछ काफी शॉर्टकट्स या कुछ। काफी एक्सेल का काम आता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने डाइवर्सिफिकेशन में इंडस्ट्रीज चेंज किया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में गया हूँ, तो वहां पे रिपोर्टिंग चैनल्स अलग होते हैं, टाइमलाइंस अलग होती है। जिस मोमेंट पे मैं मर्चेंट बैंकिंग में था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था, वहां तो T1 बेसिस पे काम चलता है, मुझे प्रिपरेशन ही 0+, 0.2, 0.3 बेसिस पे होता है। सो अगर ये फॉर्मूला आप अगर सीख जाओ कि कितने क्विकली आप ये चीजों को कर सकते हो, डेट टाइम सब उसके अंदर हम मेंशन करते थे, एंड इट्स लाइक अ बूम। सो मास्टर शीट हम डेवलप कर लेते थे एक्सेल की वजह से, हमें वो चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ता। कमांड आ गया था, सो राइट? मेल कनेक्ट कर लिया था उसके साथ और इजीली। तो आईटी का स्किल भी होना आपके पास थोड़ा बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजों के लिए आपका टाइम सेव होगा, आपका वेरिफिकेशन सेकंड आई का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिस्टम है, सिस्टम विल वेरीफाई योर रिकॉर्ड्स। जैसे मुझे लगता है जब इंटरव्यू होगा स्टार्टिंग में तभी लोग जज कर लेंगे, आपको समझ जाएंगे कि आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स है, क्योंकि सीएस तो सभी बनेंगे ना एंड ऑफ द डे, सभी सीएस बन के जॉब करने जाएंगे, लेकिन फिर जो मैनेजमेंट है वो चूज करते समय ये देखेगा कि आपके पास एक्स्ट्रा क्या है। तो एक्स्ट्रा बहुत जरूरी है यहाँ पे आजकल। जैसे आपने कहा कि हमारा कॉलेज नहीं होता, यस सीएस का कॉलेज नहीं होता है, बट सेकेंड वे है जो मैंने चूज किया था मेरे लाइफ में अभी तक के, मैंने जो जिसको कंटिन्यू किया और मैं आगे भी उस चीज को कंटिन्यू करूंगा, वो है मेंटर। सो फ्रॉम द डेट ऑफ स्टडी, जब से मैंने सीएस लिया था, ऑफकोर्स तुषार पाड़े सर थे वहां पे, मैंने एज अ मेंटर उनसे काफी हेल्प लिया हुआ है, काफी गाइडेंसेस लिया हुआ है कि सर ये चैलेंजेस आ रहा है, ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट को कैसे करना चाहिए, एग्जाम कैसे लिखना चाहिए, पेपर कैसे लिखना चाहिए। बिकॉज मैं पढ़ाई तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में मैं लिख भी पूरा रहा हूँ, लेकिन मार्क्स नहीं मिल रहे। तो फिर सर ने कहा कि नहीं, प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, राइटिंग स्किल पे फोकस करो, सेक्शन को प्रॉपरली कोड करो, सेक्शन नहीं आता है तो उसको किस वे में आप इंटरप्रेट करके बता सकते हो, कितना इजी इन्विजिलेटर को होगा ये। इवेंचुअली फिर मैं जब ऑफिस में जाना स्टार्ट हुआ, तो फिर वहां पे मेरा बॉस, फिर वहां से उनके पास से सीखना, उनके पास से चीजों को अंडरस्टैंड करना और इवेंचुअली ग्रो होना। सो आई थिंक मेंटर विल प्ले अ वेरी की रोल इन एवरीवन्स लाइफ। सो आई थिंक मेंटर भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है आगे बढ़ने का लिए। जैसे आपके पास, जैसे सर के पास 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए जो उनके पास का गाइडेंस रहेगा, और नेक्स्ट ईयर विल बी माय 21st ईयर, सो मेरा एक्सपीरियंस एट द एज ऑफ 17, 21 साल का हो जाएगा। साइमल्टेनियसली मैं मेरे मेंटर से सपोर्ट लूंगा, तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होता है। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, क्योंकि जो मेंटर, और एक और चीज मैं उस पर ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि मेंटर बच्चे चूज करते हैं, लेकिन वो मेंटर चेंज भी कर देते तो बहुत जल्दी। तो मुझे आप इसके बारे में बताया कि चेंज करना, या भले मैं तो मेरा तो ऐसा मानना है कि यू टेक 2 months मोर, थोड़ा और रिसर्च करो, थोड़ा और, बट जिस पर ट्रस्ट हो उसको मेंटर बनाओ, और जिसको मेंटर बना लिए हो उस पर ट्रस्ट करो। ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है अगर मेंटर की बात आपने की है तो। आई थिंक मेंटर, आई मीन जैसे बोलते हैं, जो एक कहावत है कि चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, सो आई थिंक काइंड ऑफ चूज योर मेंटर वाइजली। थिंक बिफोर चूजिंग योर मेंटर, 4 बार 10 बार, टेक योर टाइम। हमारा बॉन्डिंग उनके साथ होता है नहीं होता है, हमारा ट्यूनिंग उनके साथ बैठता है नहीं बैठता है, क्या हमें वो प्रॉपर गाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या उनके लिए भी उतना ईगरनेस है सपोर्ट करने के लिए, ये सारी चीजें जानना काफी जरूरी है। बिकॉज सिर्फ मेंटर से काम नहीं होता है, मेंटर का सपोर्ट, एक कनेक्शन जो होता है, वो कनेक्शन ही आपको आगे बढ़ाता है। सो आई थिंक चूज योर मेंटर वाइजली, ये बहुत बड़ा की नोट है यहाँ। क्या बात। चलो अजी के बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके। मैं चाहता हूँ एक बार फाइनली अपने जो आपका जो एक्सपीरियंस है 6 साल का पोस्ट मेंबरशिप का, और उसके पहले 4 साल पढ़ाई, मतलब टोटल अगर 10 साल आप सीएस को देख चुके हो, तो व्हाट एवर यू एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट, क्योंकि आपने शायद बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया होगा, आपने बहुत सारे ट्रेनिंग्स को देखा होगा जो आपके अंडर में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप भी एक जमाने में ट्रेनिंग थे,
बट अब आप ट्रेनिंग्स रखते होंगे, तो आप लोगों को, आपको क्या लगता है बच्चों में क्या इश्यूज है, अच्छा ही क्या है, मतलब काइंड ऑफ स्वॉट एनालिसिस, मतलब व्हाट यू थिंक फॉर द टुडेज स्टूडेंट, आज 2020 के बच्चे कैसे हैं, क्या उस पे उनमें चाहिए अच्छी बातें, क्या बुरी बातें उनमें है जो उनको ओवरकम करने में अभी भी समय है और वो कर ले तो अच्छा रहेगा। तो व्हाट इंडस्ट्री थिंक्स या सीएस थिंक, वो आप एक बार बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइनल योर वर्ड्स। I think one should be motivated, one should be agile enough to achieve something, one should be positive enough to take the hurdles, to take the failures in a positive manner, experience करके उसे लेना चाहिए. While anybody comes to me for an say XYZ position के लिए कि सर मुझे आपके यहाँ ज्वाइन होना है, अभी लिंक्डइन या अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी है जहाँ से मुझे काफी अप्रोच आता है कि अगर आपके पास वैकेंसी हो तो हमें बताइए. सो मेरा सिंपली उनके साथ 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, मैं कॉल करता हूँ उनको, डायरेक्टली कॉल करके पूछता हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग अबाउट द एक्ट. Act is everywhere and I know you have dedicated all the 4 years to act. I want to listen something else from you. So आप मुझे क्या दे सकते हो, मेरा एक ये मानना होता है. मैं उसको बोलता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप अगर मेरे यहाँ ज्वाइन होते तो आप एडिशनली मुझे क्या करके दे सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल फेल. उनका आंसर यही रहता है कि सर मैं एक्ट में आपको सपोर्ट करूंगा, कहीं पे आपका मीटिंग हो रहा है तो मैं उसमें डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में सपोर्ट करूंगा. तो ये सब चीजें तो डेफिनेटली हमारा प्राइमरी फोकस है, तो कोर वैल्यूज है, ये तो हमें देना ही है. बट इसके अलावा मैं उनका अजाइलनेस, उनका ईगरनेस, उनका हंगर टू ग्रो, उनका हंगर टू आस्क द क्वेश्चंस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सारी चीजें मैं उनसे चाहता हूँ. ऐसा मेरा एक मानना होता है. तो जब भी अगर मुझे कहीं छुट्टी पे जाना है या फिर मुझे कहीं लीव पे जाना है या फिर मैं कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, तो ऑन बिहाफ ऑफ मी दैट पर्सन has that quality to manage all these things. So this kind of things, basic things मैं उन लोगों से expect करता हूँ. तो ये है act, of course definitely acts and other चीजें तो बेस है ही, बट इसके अलावा मैं ये चीजें भी उनसे चाहता हूँ. So मुझे लगता है ये चीजें होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स ने अभी ये जो 4 साल है, जो 4 साल अभी सीएस में करने वाले, वो 4 साल को इतना फोकस करना चाहिए ताकि उनकी आगे की 40 साल की लाइफ थ्रू आउट स्मूथ चले. सो लाइक मेरे सर ने ही कहा था कि 4 साल आप इसको डेडिकेट करोगे सीएस को तो 40 साल आपके स्मूथली जा पाएंगे. तो 4 साल के लिए प्रिपरेशन आपका उतना स्ट्रांग होना चाहिए. आई थिंक सो. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो सही बात है, क्योंकि आज तो कहने के मुझे लगता है ये भी एक बार आप लाइन बोल दो, बता दो कि सेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट, मतलब आज भी आपको सेक्शन याद है कि मतलब आप और बाकी सीएस जो बन चुके हैं, क्या वो बुक रेफर करते हैं, लॉयर या सीएस वगैरह की बुक रेफर नहीं कर, सेक्शन याद होता है? On a frank note, ultimately we are the human. So हमारे sections कितने भी हमने याद कर लिए, eventually हमें book refer करना ही होता है कि उस language में क्या लिखा है, उसका interpretation देखना ही होता है. So it is not necessary to keep. मतलब मैं चाहता था आपके मुंह से यही बात निकले, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि राइटिंग जब एग्जाम पेपर लिखते हैं तो सेक्शन लिखना बहुत जरूरी है. तो मैं वही आपके मुंह से चाहता था कि आप बोले इनडायरेक्टली कि आपको खुद को सेक्शन अभी याद नहीं होते कई बार, और बुक रेफर करनी होती है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है. तो एक बच्चा जिसकी उम्र 20-22 साल की है, उससे आईसीएसआई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सेक्शन कोड करो. ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि बुक्स आज देखो ना, आप कितने भी कभी भी कोई लॉयर के पास जाओगे, उन लॉयर के सीट के पीछे में बहुत बड़ी अलमारी होगी, वहां पे बहुत सारे लॉ के बुक्स पड़े होंगे. जब भी आप कोई केस रेफर करोगे वो बुक खोल के पढ़ेंगे. अरे भाई इतने बड़े लॉयर हो तो फिर बुक क्यों पढ़ रहे हो? बट बात वो नहीं होती, बात यही होती है कि हर बंदे को रेफर करना ही होता है. सो बच्चे ही सोचते हैं कि नहीं सर हम सेक्शन याद करके जाएंगे. सो मैं वही चाहता था आपकी तरफ से निकलवाना कि आपको भी सेक्शन कहने की थोड़े बहुत फ्लम्बल होते होंगे, चलता है, लेकिन सेक्शन के अंदर का कंटेंट ज्यादा है जो फ्लम्बल नहीं होना चाहिए, जो हमेशा लाइफ लाइन आपके साथ चलेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है. सो एनीवेज थैंक यू अजिंक्य, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे और डेफिनेटली वो लोग कुछ टेक अवे लेंगे जरूर, क्योंकि एज ए टीचर तो मैं बताते रहता हूँ, लेकिन जब आपके समान जो लाइव एग्जांपल्स होते हैं वो लोग सामने आते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल की, तो ये बहुत डेफिनेटली मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है. और मुझे लगता है जो जो भी बातें आपने बताई कि आप जहां से बिलोंग करते हो, छोटे घर से पढ़ना, लैंग्वेज बैरियर होते हुए भी सीएस बनना, और एक सैलरी जहां पर की आपकी अमाउंट 15-20 हजार थी, उससे लेकर के आप अभी कई सारे अमाउंट तक पहुंच गए हो, और डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे सक्सेस आप ऐसे और देखें जरूर से. सो ये जर्नी बहुत जरूरी थी आप लोगों को बताना, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, और कहीं नहीं कि यही आप बनोगे आने वाले 6 साल बाद. सो ये बहुत जरूरी है आपके ये 2 या 3 साल, जिसके भी जो भी साल बचे होंगे, कोई हो सकता है प्रोफेशनल में उसके लिए 21 साल बचा हो, कोई एग्जीक्यूटिव में हो 2 साल हो, लेकिन वॉट एवर टाइम यू नीड टू फोकस डेडिकेटेडली आप सीएस करें और बिल्कुल सक्सेसफुली आप आगे बढ़े. राइट.
फाइनली कुछ अजिंक्य, फाइनल कुछ बोलना चाहेंगे? यस यस, एक टेक अवे है जो मेरा लाइफ मंत्र है, बता सकते हो, जो मेरे जी पॉकेट में रखता हूँ। जैसे दो चीजें मैं मेरे पॉकेट में हमेशा रखता हूँ, मॉम डैड का फोटो, और सेकंड ऑफ कोर्स अभी वाइफ आ गई है तो वाइफ का फोटो, एंड टू मोर थिंग, एक एक नोट लिखता हूँ मैं कि मुझे नेक्स्ट ईयर कितने सैलरी पे पहुंचना है, मेरा डेडिकेशन कितना रहेगा। ये चालू किया है मैंने पिछले 4 साल से। यू वोंट बिलीव, एवरी टाइम आई हैव रीच दैट पर्टिकुलर अमाउंट। सेकेंडली, मैं एक नोट जनरली प्रीफर करता हूँ और मेरे माइंड में रहता है कि वी वी आर गोल्ड, सो वी आईसीआईसीआई मेंबर्स आर द गोल्ड। सो गोल्ड। गोल्ड में अभी, यस गोल्ड, सोना है, हम लोग एक सोना है। तो सोने की कीमत मार्केट में क्यों ज्यादा है? सोने की कीमत मार्केट में इसीलिए ज्यादा है कि प्रोडक्शन कम है, रेयर है, और डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। सिमिलरली इतनी 130 करोड़ की आबादी में हम 70-80 हजार सीएस है, हमारा डिमांड ज्यादा है, हम रेयर है। सो हमें वो गोल्ड का वैल्यू डिसाइड करना है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। क्या बात, क्या बात। सो आई थिंक स्टूडेंट ने इस पे फोकस करना चाहिए। हम कम लोग हैं, हमारा वैल्यू ज्यादा है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चे भी अभी पढ़ाई को लेकर टारगेट बना सकते हैं, जैसे जेब में आपने रखने वाली बात की, तो भी फिलहाल वो अपने टेबल के सामने रख सकते हैं कि मैं कल तक ये सब्जेक्ट पूरा कर लूं, या 2 दिन बाद तक ये हो जाए पूरा। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना टारगेट बना के चले तो डेफिनेटली उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो, क्योंकि अभी तो वो लोग वो सोच सकते नहीं जो हम सोच सकते हैं, पर उनका अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म गोल यही है कि हाँ ये सब्जेक्ट पूरा हो जाए, और उसके पूरा करने के लिए दे कैन मेक ए टारगेट, ओके कल शाम तक ये हो जाए, आने वाले 1 वीक तक ये हो जाए, आने वाले 1 मंथ तक ये हो जाए। सो अगर आप छोटे छोटे टारगेट बना के चलेंगे तो जल्दी जल्दी आप उसको अचीव कर पाएंगे। और डायरेक्टली सोचेंगे कि मैं किसी दिन एक दिन किसी कंपनी का एमडी बनूंगा, अब उसके लिए आप बीच का सब छोड़ दोगे, डायरेक्टली सोचोगे एमडी बनूंगा, तो टाइम लगेगा। सो आई गेस यू सेड परफेक्टली कि यू शुड मेक अ गोल फॉर, जैसे आप अपने जॉब के लिए 1 ईयर की गोल बनाते हो, बच्चों के लिए 1 वीक या 1 मंथ का गोल बनाना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। सो थैंक यू अगेन अजिंक्य, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस नए तरह से, मतलब नॉर्मली हम लोग हमेशा साथ में टच में रहते हैं, लेकिन इस तरह से एक इंटरेक्शन करना और बच्चों के साथ आपकी सक्सेस स्टोरी को सामने रखना, सो दैट बच्चे इसमें से कुछ भी अगर इसमें से इंस्पायर हो पाए और कुछ भी कर पाए, तो मुझे लगता है कि हम लोगों का भी एक रोल जो है सीएसआर में वो अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम लोगों ने बच्चों के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। सो विद दिस नोट आई एंड माय वीडियो, एंड आई होप कि आप में से आपकी बच्चों से और मुलाकात हो, कहीं ना कहीं कोई लोग डेफिनेटली आपके साथ आगे काम करने का किसी किसी को मौका मिले इन सम और द अदर वे, एंड आई होप all the success to you. And with this note, I'll end my video. So see you soon again. And thank you, Ajinkya. Thank you very much.